फैक्ट नंबर 1। भूकंप क्यों आते हैं? हमारी पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स हैं जो लगातार घूम रही होती हैं। ऐसे में जब कभी ये प्लेट्स ज्यादा टकरा जाती हैं, उसे जोन फॉल्ट लाइन कहा जाता है। यही नहीं, ज्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने लगती हैं और नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। पृथ्वी के नीचे इस उथल पुथल का नतीजा ही भूकंप के रूप में नजर आता है। फैक्ट नंबर 2। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन को 02 से डेनोट करते हैं। ऑक्सीजन स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन गैस है। ऑक्सीजन को हम हिंदी में या इसका हिंदी नाम जारक है। हमारी पृथ्वी में अनेक ऐसे पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन वायु में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। वनस्पति तथा प्राणियों के प्रायः सब शारीरिक पदार्थों का ऑक्सीजन एक आवश्यक तत्व है। जो हमारे वातावरण की वायु होती है, उसमें करीब 30 मात्र ऑक्सीजन की होती है। फैक्ट नंबर 3। तूफान एवं चक्रवात क्यों आते हैं? किसी स्थान पर वायु दाब के अचानक कम हो जाने से वहां पर अधिक वायु दाब वाले स्थान से वायु आने की संभावना हो जाती है। आने वाली वायु की गति पर आंधी, तूफान, चक्रवात आते हैं। फैक्ट नंबर 4। सोलर पावर क्या है और कैसे बनती है? सोलर पावर सूर्य से प्राप्त होने वाली शक्ति है। इस पावर को विद्युत में तब्दील करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ऊर्जा के इसी रूप को हम सोलर पावर कहते हैं। सोलर पावर का इस्तेमाल घरों और कारों में किया जाता है। ऊर्जा का यह रूप साफ और प्रदूषण रहित होता है। सूर्य के जरिए ऊर्जा को प्राप्त करने और उसका इस्तेमाल करने के लिए सोलर पैनलों की जरूरत होती है। इन सोलर पैनलों को घर की छतों और खुले मैदान में रखा जाता है, जहां उस पर सूरज की सीधी धूप आती हो। सोलर पैनलों में सोलर सेल लगे होते हैं जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को इस्तेमाल करने योग्य बनाते हैं, क्योंकि सोलर पैनल द्वारा सोलर एनर्जी को बिजली में बदल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5। गर्मियों में पहाड़ ठंडे क्यों रहते हैं? पहाड़ों का गर्मियों में ठंडे रहने का कारण पहाड़ों की सतह होती है जो ऊंची नीची होती है। इस कारण पहाड़ के अधिकतर स्थान पर छाया बनी रहती है और पहाड़ गर्म नहीं हो पाते। पहाड़ के ठंडे रहने का एक कारण यह भी है कि पहाड़ों तक सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंच पाता। सूर्य की किरणें पहाड़ों पर तिरछी पड़ती हैं, जिससे मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ों को कम ऊष्मा मिलती है। फैक्ट नंबर 6। पेड़ पौधों को भोजन कैसे मिलता है? जैसे हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही वनस्पति को जीवित रहने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे पास भोजन के कई साधन हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन जमीन और हवा से प्राप्त करते हैं। वास्तव में पौधों की जड़ के सिरे रेशों की तरह होते हैं। इन्हें रूट हेयर कहते हैं। ये रेशे जमीन से पानी और घुले खनिज पदार्थों को अवशोषित करके तने और टहनियों के रास्ते पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। पानी के बाद भोजन बनाने का कार्य पत्तियां करती हैं। पत्तियों में हरे रंग के सूक्ष्म क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिन्हें पेड़ का ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये मशीन के रूप में कार्य करते हुए सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर पानी की हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को शर्करा में बदल देता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन और पानी भी बनता है, जिन्हें पत्तियां बाहर निकाल देती हैं। शर्करा स्टार्च में बदलकर पेड़ों में एकत्रित होती रहती है। खनिज पदार्थ रासायनिक क्रिया द्वारा प्रोटीन, तेल या दूसरे खाद्य पदार्थों में बदल जाते हैं। इन पदार्थों को पेड़ भोजन के रूप में अपनी वृद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। यही भोजन पेड़ के सभी भागों में चला जाता है। फैक्ट नंबर 7। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ से पृथ्वी के औसत तापमान में 8.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 400 सालों में तापमान इतना नहीं बढ़ा जितना 20वीं शताब्दी में बढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वायु प्रदूषण पृथ्वी के वायुमंडल में एक मोटे कंबल की तरह जमा हो रहा है, जिसमें सूर्य की गर्मी कैद हो जाती है और फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। प्रदूषण पैदा करने वाले प्रमुख स्रोत हैं कोयला, गैस और तेल। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र और मोटर गाड़ियां सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें पैदा करते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए जिससे प्रदूषण न बढ़े। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर अधिक तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र स्तर बढ़ रहा है।
अगर इसे समय रहते नियंत्रित न किया गया तो तटीय इलाके और बहुत से द्वीप डूब सकते हैं। गर्मी, बाढ़ और बीमारियां बढ़ जाएंगे और इसका असर सभी पर होगा। फैक्ट नंबर 8। रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान का अर्थ ऐसी दृश्यावली प्रस्तुत करता है जहां रेत के आधारहीन गुबार एक ओर से दूसरी ओर उड़ते व लुढ़कते रहते हैं और जहां का वातावरण शुष्क होता है और भीषण गर्मी होती है। उपयुक्त स्थितियां अनेक स्थानों पर हो सकती हैं, किंतु संसार के रेगिस्तानों में विभिन्नता होती है। जैसे कि रेगिस्तान में कहीं ऊंची समतल भूमि पर चट्टानों के दृश्य तो कहीं पर नमक की झीलों की भरमार है। विज्ञान प्रसार वैसे तो रेगिस्तान से हम सभी परिचित हैं, किंतु वैज्ञानिक रूप से इसे परिभाषित करना आसान नहीं है। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिकों ने भी इसकी अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। रेगिस्तान शब्द स्थलाकृति की विभिन्न विविधताओं को समेटे हुए है। यहां हम पर्यावरण की विभिन्न स्थितियों को देख सकते हैं। एक मान्य परिभाषा के अनुसार रेगिस्तान एक बंजर था, शुष्क क्षेत्र है जहां वनस्पति नहीं के बराबर होती है। यहां केवल वही पौधे पनप सकते हैं जिनमें जल संचय करने की अथवा धरती के बहुत नीचे से जल प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता हो। मिट्टी की पतली चादर जो वायु के तीव्र वेग से पलटती रहती है और जिसमें की खाद मिट्टी ह्यूमस का अभाव हो, वह उपजाऊ नहीं होती। इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की क्रिया से वाष्पित जल वर्षा से प्राप्त कुल जल से अधिक हो जाता है तथा यहां वर्षा बहुत कम और कहीं कहीं ही हो पाती है। अंटार्कटिका क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर सूखे की अवधि 1 साल या अधिक भी हो सकती है। इस क्षेत्र में बेहद शुष्क व गर्म स्थिति किसी भी पैदावार के लिए उपयुक्त नहीं होती है। फैक्ट नंबर 9। काटने के बाद सेब काला क्यों पड़ जाता है? हम सभी ताजा फल खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कटे हुए फल काले पड़ जाते हैं। सेब तो बहुत जल्दी, तकरीबन कटते ही काला पड़ने लगता है। इसका साधारण उत्तर है सेब में मौजूद आयरन हवा के संपर्क में आकर जंग पकड़ लेता है। होता यूं है कि सेब में मौजूद कुछ एंजाइम पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज और कैटेकॉल ऑक्सीडेज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो आयरन के साथ रिएक्शन कर उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यही हमें काले भूरे रंग की तरह नजर आता है। अगर सेब को किसी पॉली बैग से ढक दिया जाए तो ऑक्सीजन सेब के सतह पर नहीं पहुंचेगा और उसे काला होने से बचाएगा। फैक्ट नंबर 10। कांच जैसी नाजुक चीज कैसे बनती है? कांच बनता है रेत से। रेत और कुछ अन्य सामग्री को एक भट्टी में 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है और फिर इस पिघले कांच को उन खांचों में बूंद बूंद करके उंडेला जाता है जिससे मनचाही चीज बनाई जा सके। मान लीजिए बोतल बनाई जा रही है तो खांचे में पिघला कांच डालने के बाद बोतल की सतह पर और काम किया जाता है और उसे फिर एक भट्टी से गुजारा जाता है। कांच का आविष्कार मिस्र या मेसोपोटामिया में लगभग 2500 साल ईसा पूर्व हुआ था। शुरू में इसका इस्तेमाल साज सज्जा के लिए किया गया। फिर ईसा से लगभग 1500 साल पहले कांच के बर्तन बनने लगे। पहली शताब्दी आते आते फलस्तीन और सीरिया में एक खोखली छड़ में फूंक मारकर पिघले कांच को मनचाहे रूप में ढालने की कला विकसित हुई और 11वीं शताब्दी में वेनिस शहर कांच की चीजें बनाने का केंद्र बन गया। अब तो सारा काम मशीनों से होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के रोचक तथ्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा पसंद आया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।